हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ फिर से नेक्स्ट सीरीज जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ साइड 100 mm is placed with one diagonal vertical. If the shear force acting on the section is 10 kN, the maximum shear stress is what will be the maximum shear stress? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, साइड दे के रखा है 100 mm। तो चलिए कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, चाहे वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हो चाहे वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, उसके लिए है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द टाउ एवरेज। ट्रायंगुलर के लिए 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज एंड सर्कुलर के लिए 1.33 टाइम्स ऑफ द टाउ एवरेज। पर डायमंड सेक्शन के लिए जैसे ये नीचे बना के रखा हूँ, दिस विल बी आइडेंटिफाइड डायमंड सेक्शन। या तो डायमंड सेक्शन हो सकता है या तो स्क्वायर सेक्शन जिसका डायगोनल जो है 2b हो सकता है। तो उसमें फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो बनेगा वो 3/4 प्लस 3/4 that will become as 9/8 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। तो उससे बनेगा 9/8 इंटू f/a। सो उससे वैल्यू आ रहा है 1.125। नेक्स्ट है ए प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एज्यूम्स द शेप ऑफ। प्रिज्मेटिक बार जब प्लेस कर देता हूँ तो उसकी शेप क्या बनेगा? इट विल बी डी। प्योर बेंडिंग इज ए कंडीशन ऑफ स्ट्रेस वेयर ए बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड टू ए बीम। सो अगर मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए प्रिज्मेटिक बार व्हेन प्लेस्ड टू प्योर बेंडिंग इट विल एज्यूम द शेप ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट है ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इज प्लेस्ड विथ इट्स बेस हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम शियर इंटेंसिटी इन द सेक्शन विल बी। कौन सा बनेगा? देखिए ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसमें हमें फाइंड आउट ये करना है कि मैक्सिमम शियर इंटेंसिटी इन द सेक्शन विल बी, अगर बेस में प्लेस विथ इट्स बेस इज हॉरिजॉन्टल, बेस हॉरिजॉन्टल है और मैक्सिमम शियर इंटेंसिटी कहाँ पे बनेगा? द मैक्सिमम शियर इंटेंसिटी विल बी एट द सेंटर, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट ऊपर होगा, दैट इज 1.5 टाइम ऑफ शियर स्ट्रेस। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होगा, अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन नंबर सी। Beam of I section 600 mm deep and 200 mm wide has flange 25 mm thick and web 20 mm thick. If the shear stress in the web at the junction of the flange and web is Q, then the shear stress in the flange of the section. shear stress कितना बनेगा जंक्शन में? ठीक है, ये फ्लैंज है, ये वेब है, दोनों ही चीज दे के रखा है, फ्लैंज और वेब। वेब को हम लोग रिब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम दे के रखा है शियर स्ट्रेस की। तो जंक्शन में कितना बनेगा? तो जंक्शन में बनेगा द शियर स्ट्रेस एट द जंक्शन सडनली इंक्रीजेस फ्रॉम T1 to T2 वैल्यू एंड T2 इज इक्वल टू द T1 इंटू 200/20 which is equal to 10 times of the T1 which is equal to 0. फाइनली क्या हो जाएगा? शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 10 टाइम्स ऑफ T1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो उससे वैल्यू बन जाएगी 100। सो 1/100 0.10 क्यू बन जाएगा। तो फाइनली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 0.10 क्यू। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हैज एट एवरी क्रॉस सेक्शन सेम। कौन सा चीजें सेम रहेगा? ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। व्हाट विल बी सेम? बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर सेंटर इन द चैनल सेक्शन। शेयर सेंटर कहाँ पे बनेगा? ए बी सी। इस फिगर का आप लोग को याद रखना है, शेयर सेंटर जो है वो बी पॉइंट में बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फॉर नो टेंशन द प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड कहाँ से पास होगा? इट विल पास थ्रू न्यूट्रल एक्सिस, इट विल पास थ्रू शेयर सेंटर, इट विल बी पैरेलल टू वन ऑफ द, इट विल पास थ्रू द शेयर सेंटर ऑफ द सेक्शन। Next question है two beams, one of circular cross section and other of square cross section have equal area of cross section. If subjected to bending, then circular section is more economical, both section is more economical, both sections are equally strong, both sections are equally stiff. ये दो सेक्शन देख रखा है, एक कौन सा है? एक हो गया सर्कुलर सेक्शन, अदर हो गया स्क्वायर सेक्शन। तो उससे हम लोगों के पास ये वैल्यू डाटा अवेलेबल होगा कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल फार्मूला जो है M/I = F/Y = E/R। इससे मैं अगर वैल्यू फाइंड आउट करो, दिस मीन्स दैट
इससे वैल्यू हम लोग के पास ये आ रहा है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन के जो वैल्यू है वो दोनों को अगर देखा जाए तो जो स्क्वायर सेक्शन है ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्क्वायर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल इन कंपैरिजन टू द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. The portion which should be removed from top and bottom of a circular cross section of diameter d in order to obtain maximum section modulus is कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज 0.011 times of d depth d. A beam of overall length L rests on two simple supports with equal overhangs on two sides. Two equal loads X at the same end if the deflection at the center of the beam is the same as its either end, then the length of the either overhang will be length of the overhang कितना बनेगा? Length of the overhang बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 0.152 times of the length L. नेक्स्ट है ए बीम ABC rest on a simple support at A and B with BC as an overhang. D is the center of the span AB. If the in the first case a concentrator load P acts at C while the second case P loads at D. Then the फर्स्ट केस में P एक्ट हो रहा है C में, सेकेंड केस में P एक्ट हो रहा है C में. तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग मैक्सवेल के लॉ हिसाब से मैक्सवेल्स लॉ हिसाब से deflection at D is thus in the first case will be same as the deflection at the C point in the second case. Slope at the end of a simply supported beam span L. यहाँ पे हमें ये कुछ स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस के फॉर्मूला दे के रखा है, ये आप लोगों को किसी भी तरह याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स का स्लोप की फॉर्मूला क्या है और डिफ्लेक्शंस की फॉर्मूला क्या क्या है. ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज द स्लोप. स्लोप 72 क्वेश्चन नंबर में स्लोप एट द एंड ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम में स्लोप पूछा गया है विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो स्लोप हो जाएगी 24 टाइम्स ऑफ W L क्यू बाय 24 टाइम्स सी. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. Deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam is 15 mm and the slope of the deflection curve at the free end is 0.02 radian and the length of the beam is and कितना बोलेगा the deflection is equal to the theta into the 3L by the 4 for uniformly distributed for the deflection at the free end for the uniformly loaded cantilever beam. सो डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे के रखा है, थीटा दे के रखा है इंटू 3L/4. सो यहाँ से हम लोग के पास जो वैल्यू आ रहा है लेंथ विल बी 1000 mm और 1 मीटर. ऑप्शन नंबर बी. Simply supported beam ABC of length L carries a concentrated load P at its intermediate point. With the support slope at the point A में स्लोप की वैल्यू दे के रखा है 0.75 टाइम द स्लोप एट D. देन द लेंथ ऑफ द पोर्शन ए बी. लेंथ ऑफ द पोर्शन ए बी हम लोग को पूछ के रखा है तो लेंथ क्या हो जाएगा थीटा एट ए इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ द थीटा सी. सो यहाँ से हम लोग के पास जो वैल्यू आ रहा है फ्रॉम ए टू बी द लेंथ इज 5/7 टाइम्स ऑफ एल एंड फ्रॉम बी टू C the length will be 2/7 times of L. So option will be option number C 5/7 times of L. Next है if the deflection at the free end of a uniformly loaded cantilever beam of length 1 meter is equal to 7.5 mm then the slope at the free end. slope क्या बन जाएगा ये कैंटिलीवर बीम है इसमें हमें स्लोप फाइंड आउट करना है. सो डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द थीटा इनटू द 3/4 टाइम्स ऑफ द लेंथ. सो डिफ्लेक्शन दे के रखा है यहाँ पे हमें थीटा फाइंड आउट करना है. थीटा विल बी इक्वल टू द 0.01 रेडियन. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, इट विल नो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 0.01 रेडियन. A simply supported beam of circular cross section with diameter D and length L carries a concentrated load W at the center of the beam. The strength of the beam is proportional to strength क्या बनेगा simply supported beam के लिए diameter दे के रखा है, length दे के रखा है, concentrated load center of the beam में है. तो इसमें section modulus Z is equal to I/Y. I की वैल्यू है pi into the D to the power of 4/64 सर्कुलर सेक्शन के लिए. और फाइनली क्या है y इज इक्वल टू डेप बाई 2. फाइनली सेक्शन मॉडुलस जो पाई इंटू dq/32 हो जाएगा. सो जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq. इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dq बाय द लेंथ L.
A cantilever beam places a uniformly distributed load from fixed end to the center of the beam in the first case, and uniformly distributed load case same intensity from center of the beam to the free end in the second case. The ratio of the deflection in two cases. रेशियो क्या बनेगा? ये दो बीम है, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस अगर देखा जाए तो द रेशियो विल कम एज द 7/41. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है length of a simply supported beam carrying concentrated load at the center is double, the deflection at the center will become कितना होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिफ्लेक्शन है सेंटर में, लोड है सेंटर में, सॉरी. अगर लेंथ जो भी है इनका, अगर लेंथ डबल हो जाता है तो डिफ्लेक्शन जो है वो 8 गुना बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स. A simply supported beam with rectangular cross section is subjected to a central concentrated load. If the width and depth of the beam are double, then the deflection at the center of the beam will be reduced to width और depth दोनों क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. सो उसके बाद डिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्लेक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2b इंटू 2d क्यूब. सो अगर देखा जाए 16 गुना कम हो जाएगा, तो 1/16 मतलब 6.25%. ऑप्शन नंबर D, 6.25%. A laminated spring is given at initial curvature because क्यों दे के रखा है? Because the spring becomes as flat when it is subjected to design load. लोड के कारण स्प्रिंग जो है फ्लैट बन जाएगा. नेक्स्ट है a laminated spring is supported at, कहाँ पे लेमिनेटेड स्प्रिंग सपोर्ट करके रखा है? सेंटर एंड लोडेड एट एंड्स. ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये लेमिनेटेड स्प्रिंग है, गाड़ी में सेंटर में सपोर्ट देके रखा है और एजेस में सपोर्ट है. लेमिनेटेड स्प्रिंग आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा. डिफ्लेक्शन इन ए लिप स्प्रिंग इज मोर इफ इट्स स्ट्रेंथ इज क्या होगा? इफ इट्स स्ट्रेंथ इज लेस, सॉरी, इफ इट्स स्टिफनेस इज लेस. उसके बाद नेक्स्ट है a carriage spring of span L consists of n planes of thickness T and width B. If the spring carries a load W and modulus of elasticity of the spring is E, then the central deflection of the spring is, central deflection क्या बनेगा फिर? It will be A, मतलब ऑप्शन होगा 3W L cube by the 8 times of the E into N into B into the thickness cube. बकलिंग लोड फॉर ए गिवन कॉलम डिपेंड्स अपन किसके ऊपर डिपेंड करता है? बकलिंग लोड इट डिपेंड्स अपॉन द बोथ द लेंथ एंड द लीस्ट. इट बकलिंग लोड डिपेंड अपॉन बोथ लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन. ऑप्शन नंबर सी. ऐसे एक तो हो गया लेंथ एज वेल एज द लोड, दैट इज द क्रिपलिंग लोड. ये कुछ कंडीशंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है. क्योंकि कभी कभार एग्जाम्स में दिया जाए बोथ एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री, बोथ एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज. ये चारों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ चेंज होता है. When both the ends of the column are fixed, the crippling load is P. If one end of the column is made free, the value of the crippling load will be changed. कितना चेंज हो जाएगा अगर एक एंड फ्री कर दिया गया हो? देखिए, अगर एक एंड फ्री कर दिया हो वो 16 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मतलब आपका P/16 हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए. Euler's formula for a mild steel long column hinged at both ends is not varied for slenderness ratio less than 80. Euler's formula is not less than 80. A long column has maximum crippling load when its maximum crippling load कब होगा? जब इनके वन एंड फिक्स्ड होगा और अदर एंड हिंज होगा. व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, जब दोनों ही एंड फिक्स्ड होगा तब क्या होगा? तो सबसे ज्यादा 4 टाइम्स ऑफ L बन जाएगा, पाई स्क्वायर EI बाई द L स्क्वायर बन जाएगा. इसका मतलब व्हेनेवर बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड द लोड विल बी मैक्सिमम. ऑप्शन नंबर बी.
इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए चिमनी इज 20 मीटर ऑफ 20 मीटर हाइट इज टेकन एज इफेक्टिव लेंथ कितना बनेगा। चिमनी का मतलब है चिमनी के नीचे वाला पोर्शन फिक्स्ड है, ऊपर वाला एंड फ्री है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सो ऑप्शन नंबर विल बी डी। Rankine's formula for column is valid when the slenderness ratio कितना होना चाहिए रैंकाइंस के लिए? रैंकाइंस के लिए स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो होना चाहिए आपका the slenderness ratio it is valid whenever the slenderness ratio has any value. Option number D, whenever the slenderness ratio has any value, that is it may be from 0 to 140, 0 and 100 or it can be 80, any value, कोई भी वैल्यू हो तो रैंकाइंस फार्मूला इज वैलिड है। ठीक है, बस इतना ही बोलना था। ओके, थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस है गुप्ता एंड गुप्ता के, मैं सारा क्वेश्चंस को आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा करके, जो भी क्वेश्चंस में सॉल्यूशन वगैरह चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।